गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? चलो बेटा, एक बार फिर से अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है परमाणु के क्वांटम यांत्रिकी मॉडल की ओर। यानी हमने जे टॉमसन का मॉडल पढ़ा, रदरफोर्ड का पढ़ा और नील्स बोर का मॉडल भी हमने पढ़ लिया। और हमने देखा कि प्रत्येक मॉडल में कोई न कोई नई चीज निकल करके आई। और कहीं ना कहीं रदरफोर्ड के मॉडल को थोड़ा सा एक्सप्लेन किसने कराया? नील बोर ने। लेकिन नील बोर के मॉडल में भी कुछ लिमिटेशंस रह गई, कुछ कमियां रह गई। उन कमियों को दूर करने के लिए अब परमाणु का मॉडल क्वांटम मैकेनिक्स की ओर बढ़ा। क्वांटम मैकेनिक्स की ओर बढ़ा और क्वांटम मैकेनिक्स की ओर बढ़ने पर इन कमियों को दूर करने के लिए जो पहला उसमें पॉइंट आया, वो पॉइंट आया द्रव्य दैत व्यवहार। द्रव्य का दैत व्यवहार, यहाँ पे का भी आगे बढ़ा है। द्रव्य का दैत व्यवहार यानी ड्यूल नेचर। द्रव्य का द्वैत व्यवहार, जिसको हम ड्यूल नेचर ऑफ मैटर कहते हैं। ड्यूल नेचर ऑफ मैटर। अब बात आई कि जो मैटर होता है उसका डबल जो नेचर होता है वो किस रूप में होगा। उसके लिए डी ब्रोगली नाम के साइंटिस्ट आए। कौन आए? डी ब्रोगली नाम के साइंटिस्ट ने द्रव्य के द्वैत व्यवहार के ऊपर अपना कॉन्सेप्ट दिया, रिसर्च किया, अपनी ऑब्जर्वेशन दी। और उन्होंने क्या देखा? देखिए बेटा, उनको इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? उनको इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि उन्होंने, जो नील बोर थे, नील बोर ने कहा था MRV इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो किसके बराबर होता है? NH2π। NH2π के बराबर होगा। जिसके पास ये एंगुलर मोमेंटम होगा वही इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर स्थायी कक्षाओं में क्या लगाएगा? चक्कर लगाएगा। उन्होंने कहा, नील बोर ने। लेकिन नील बोर इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। नील बोर MRV और N/H2π का मान दोनों बराबर क्यों आता है, इस बात को क्लियर नहीं कर पाए। और आपको पता है H प्लांक क्वांटम था और MRV तो आपको पता है कि कोई भी द्रव्य, कोई भी कण जिसका द्रव्यमान होता है, जिसमें वेलोसिटी होती है और स्पेशल रेडियस पे जो चक्कर लगाएगा उसको हम क्या कहते हैं? उसका कोणीय संवेग कहते हैं। इस बात को जब नील बोर एक्सप्लेन नहीं कर पाए तो प्लांक ने सोचा कि ऐसी क्या बात है कि डी ब्रोगली ने सोचा कि ऐसा क्या बात आई कि MRV N/H2π नहीं हो सकता। ये दोनों मान बराबर कैसे आए? इसके लिए डी ब्रोगली ने देखा कि प्लांक के क्वांटम थ्योरी की ओर गए। उन्होंने सबसे पहले क्या देखा कि प्लांक ने जो तरंग का व्यवहार बताया था, प्लांक ने जो अपना थ्योरी में कहा था, उन्होंने कहा था लैम्डा रेडिएशन जो होती है वो लैम्डा इक्वल टू क्या कहा था उन्होंने? E इक्वल टू जो ऊर्जा बताई थी उन्हें, रेडिएशन की ऊर्जा बताई थी, वो ऊर्जा बताई थी उन्हें E इक्वल टू Hc/λ। यही तो था प्लांक का कि क्वांटाओं के रूप में निकलती है। और उस ऊर्जा को उन्होंने वेग से रिलेट करते हुए क्या कर दिया था? E इक्वल टू Hc कहा था। ये किसने कहा था? H प्लांक ने। ये किसने कहा था? प्लांक ने। ये इक्वेशन आप 1 मान लीजिए। और ये किसकी थी? प्लांक की इक्वेशन थी। डी ब्रोगली ने कहा कि प्लांक ने तरंग सिद्धांत के बारे में कहा और उन्होंने कहा कि जो ये रेडिएशंस होती हैं ये वेव्स होती हैं और ये वेव्स जो हैं इनकी जो ऊर्जा होती है वो Hc/λ होती है। और आप देखिए आइंस्टीन ने क्या कहा था? आप सभी जानते हैं आइंस्टीन का सापेक्षक का जो सिद्धांत था वो E इक्वल टू क्या था? mc²। नंबर 2 ये आइंस्टीन ने कह दिया था। ठीक है बेटा, आइंस्टीन ने इस बात को कह दिया था। देखिए बेटा, इसमें क्या था? E इक्वल टू mc² में उन्होंने कहा m यानी कोई भी कण जिसका थोड़ा सा क्या होता है, जिसमें सूक्ष्म द्रव्यमान होता है, यानी जिसमें द्रव्यमान होता है वो उसका जो वेग वेलोसिटी होती है उन दोनों का गुणनफल क्या होती है? उसकी ऊर्जा होती है। यानी कोई कण v वेग से जब गति करता है, द्रव्यमान युक्त कण, तो उसकी जो एनर्जी होती है उसको उन्होंने E इक्वल टू mc² से रिलेट किया आइंस्टीन ने। और प्लांक ने कहा वेग के रूप में और आइंस्टीन ने क्या कहा? कोई भी कण के लिए कहा था mc² होता है। डी ब्रोगली ने सोचा कि जब कोई भी कण जिसका द्रव्यमान होता है और जो जिसका वेग होता है यानी वेलोसिटी होती है, जब चक्कर लगाता है तो ऊर्जा उसकी कोई ना कोई निश्चित ऊर्जा होती है। तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होता है तो इट मीन्स जो परमाणु में इलेक्ट्रॉन है, जो सूक्ष्मतम कण इलेक्ट्रॉन है, जाहिर सी बात है अगर वो भी चक्कर लगाता है, वो भी क्या लगा रहा है? नाभिक के चारों ओर। यही तो था कि नाभिक के ओर, चारों ओर ये जो इलेक्ट्रॉन है ये नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। तो डी ब्रोगली ने कहा कि यदि नाभिक के चारों ओर कोई इलेक्ट्रॉन कण चक्कर लगा रहा है तो जो कण चक्कर लगाता है इट मीन्स उसका द्रव्यमान होता है आइंस्टीन के इक्वेशन के अनुसार। और v वेलोसिटी से वो चक्कर लगा रहे हैं यानी वेग होता है, उसका रेडियस भी है, तो इट मीन्स उसका कोई ना कोई सूक्ष्म द्रव्यमान होगा। तो इसके आधार मानते हुए
इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को मानते हुए उन्होंने अपनी एक इक्वेशन बनाई, उन्होंने इन दोनों को मर्ज कर दिया और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने समीकरण नंबर 1 और 2 को एक साथ लिया, समीकरण नंबर 2 और 1 से, समीकरण 1 और 2 से क्या किया उन्होंने, इस वैल्यू को क्या लिखा उन्होंने, समीकरण नंबर 1 क्या थी हमारी HC, समीकरण नंबर mc² इजिकल टू HC लैम्डा, दोनों इक्वेशन, यानी आप कहिए कि इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड कर लिया उन्होंने, तो क्या मिला, mc² इजिकल टू HC लैम्डा, क्या प्राप्त हुआ उनको, इक्वेशन क्या प्राप्त हुई, mc², यहाँ पे mc² इजिकल टू HC अपॉन लैम्डा। अब देखिए बेटा, यहां से ये स्क्वायर से ये c कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, mc इजिकल टू h अपॉन लैम्डा, h अपॉन लैम्डा। अगर यहां से हम लैम्डा बाहर कर दे, वेव लेंथ को बाहर निकाल दे, तो क्या बच जाए, क्या इक्वेशन आएगी हमारी, h अपॉन mc। ये किसने निकाला, डी ब्रोगली ने आइंस्टीन और प्लांक के क्वांटम जो सिद्धांत के अकॉर्डिंग जो इक्वेशन दी थी, उन इक्वेशनों को एक साथ लेकर के दोनों से ये इक्वेशन प्राप्त करी, वेव लेंथ निकाली किसी भी तरंग की, तो कण की, तो रेडिएशन की, तो लैम्डा इक्वल टू h अपॉन mc आया। उन्होंने कहा, क्योंकि उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन, ये जो सूक्ष्मतम कण वो इलेक्ट्रॉन के लिए वृत्ताकार पथ पर जो गति लगा रहा था उस नाभिक के चारों ओर, वृत्तीय कक्षा में गति लगा रहा था, उसके लिए वो ये ड्यूल नेचर फाइंड कर रहे थे द्रव के लिए। तो उन्होंने कहा कि क्योंकि द्रव के ये तो लाइट के लिए हुआ, ये तो फोटोन के लिए हुआ आपका mc, प्रकाश के लिए, तो उन्होंने कहा द्रव के लिए जब इसको करेंगे तो जो m द्रव्यमान का जो कण होगा वो v वेग से क्या करेगा, गति करेगा। तो c की जगह उन्होंने क्या यूज कर दिया, c की जगह उन्होंने क्या ले लिया, v, वेग को क्या मान लिया अब c, ये तो प्रकाश के लिए था, लेकिन कण के लिए वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v, ये प्रकाश का वेग होता है c। तो कण के लिए उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन क्योंकि द्रव्यमान युक्त एक कण है, उसके लिए उन्होंने वेलोसिटी v किया, तो यहां पर रिप्लेस कर देंगे c को, तो लैम्डा इक्वल टू क्या आ गया हमारा, h अपॉन mv, या इसी को हम लिख सकते हैं लैम्डा इक्वल टू h अपॉन p। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, h अपॉन p। p क्या है, p इक्वल टू आपका क्या होता है, संवेग। p क्या है, कोण या संवेग, जो आपका जिसे हम संवेग कहते हैं, p इक्वल टू संवेग इक्वल टू क्या होता है, m इंटू v, मोमेंटम इंटू वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है आपका संवेग p। उन्होंने mv को p से रिप्लेस कर दिया, और इस प्रकार से इस इक्वेशन से पता लगा कि लैम्डा से तो क्या पता लगा आपको, तरंग के जैसे गुण, और संवेग से किसके जैसे गुण प्राप्त हुए, कण के जैसे गुण। इसलिए उन्होंने कहा, डी ब्रोगली की इस इक्वेशन से प्रूफ हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन है, यानी कोई भी द्रव जिसका भार होता है, द्रव्यमान होता है, वो द्रव भी ड्यूल नेचर प्रदर्शित करता है, उसका व्यवहार भी क्या होता है, द्वैत व्यवहार होता है, यानी ड्यूल व्यवहार होता है, ड्यूल नेचर होता है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो द्रव कण के रूप में उन्होंने लिया, उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन कण के रूप में भी व्यवहार करेगा, कोई भी द्रव इलेक्ट्रॉन जैसा जिसका द्रव्यमान हो, और तरंग के रूप में भी व्यवहार करता है। और उनकी इस ड्यूल नेचर के कारण, ड्यूल नेचर ऑफ मैटर के कारण, डी ब्रोगली की इक्वेशन से परमाणु के क्वांटम यांत्रिकी मॉडल की ओर एक और कदम बढ़ा, और इससे क्लियर हुआ कि हाँ, लैम्डा यानी वो जो इलेक्ट्रॉन है वो कोई निश्चित जो कक्षाएं कहा था वो ऐसी नहीं होती, बल्कि इन कक्षाओं में वो इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से, यानी तरंग के रूप में, यानी वेग उनका जो लैम्डा है इस तरंग के रूप में गति करते हैं, न कि बिल्कुल गोल सर्कुलर पाथ में गति करता है। इसलिए ये लैम्डा इक्वल टू एच पी आया। ये द्रव और कण दोनों के जैसे व्यवहार होता है, जिस प्रकार से प्रकाश कण और तरंग दोनों का व्यवहार प्रदर्शित करता है, ठीक उसी प्रकार से बोला द्रव भी कण और तरंग दोनों का व्यवहार प्रदर्शित करता है। अर्थात नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन वृत्तीय कक्षा में जो चक्कर आपने लगाने को कहा था नील्स बोर्स ने, वो चक्कर ऐसे ना होकर के, बल्कि वो इलेक्ट्रॉन इस रूप में, तरंग के रूप में चक्कर लगा रहे होते हैं। ये था आपका डी ब्रोगली इक्वेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसे नोट कर लीजिए, अक्सर पूछा जाता है डी ब्रोगली इक्वेशन क्या है। नाउ गाइस, अब नेक्स्ट जो पॉइंट हमारा आता है वो आता है परमाणु के क्वांटम यांत्रिकी मॉडल की ओर हम पढ़ रहे हैं, और हमने क्या पढ़ा, डी ब्रोगली क्लियर हो गया। हमारा पहला पॉइंट क्या है, डी ब्रोगली के
इक्वेशंस आई थी, यानी ड्यूल नेचर ऑफ मैटर आया था। डी ब्रोगली ने कंसर्न किया कि इलेक्ट्रॉन कण और तरंग के जैसे व्यवहार करता है। नाउ अब आता है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, जिसे कहते हैं बेटा हम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। केवल इतना आता है कि हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत किसे कहते हैं, लिखें या परिभाषित करें, तो आप इसे समझने की कोशिश कीजिए। बहुत सिंपल इसकी डेफिनेशन होती है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है? देखिए बेटा, हाइजेनबर्ग नाम के साइंटिस्ट हुए और उन्होंने कहा कि जब इलेक्ट्रॉन का ड्यूल नेचर के बारे में पता चला कि इलेक्ट्रॉन या मैटर जो है वो किसके रूप में, वो तरंग और कण के रूप, दोनों के रूप में व्यवहार करता है, तो उन्होंने कहा भाई फिर तो इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशंस है या इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है उसमें अनसर्टेनिटी आ जाएगी। उन दोनों को एक साथ हम निर्धारित नहीं कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको उनका ये नियम बताता हूं कि हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत के अकॉर्डिंग उन्होंने जो सिद्धांत दिया वो क्या है। हाइजेनबर्ग ने कहा कि किसी गतिमान इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि सारी की सारी चीज किसके लिए हो रही है, इलेक्ट्रॉन के लिए हो रही है। पूरे के पूरे मॉडल में जितने भी मॉडल अभी तक आए वो सारे के सारे क्या पता करने की कोशिश कर रहे हैं, पोजीशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का पता लग गया, वो तो न्यूक्लियस में है, लेकिन इलेक्ट्रॉन अभी तक क्लियर नहीं हो पाया। तो इलेक्ट्रॉन के लिए उन्होंने क्या कहा कि किसी गतिमान इलेक्ट्रॉन की स्थिति एवं संवेग, क्योंकि हम बात कर रहे थे ना डी ब्रोगली कांस्टेंट के इक्वेशन के अकॉर्डिंग भी देखा हमने, प्लांक थ्योरी के अकॉर्डिंग भी देखा कि उसकी पोजीशन और उसका मोमेंटम, स्थिति और संवेग की गणना एक साथ सही करना असंभव है। हाइजेनबर्ग है, उन्होंने कहा भाई इलेक्ट्रॉन को उसकी पोजीशन को बताना, कहीं पर किसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बताना और ये बताना कि वो जो गतिमान इलेक्ट्रॉन है उसका मोमेंटम क्या होगा, वो दोनों एक साथ हम कभी भी निर्धारित नहीं कर सकते हैं, यानी सही सही ज्ञात नहीं कर सकते हैं। सिंपल शब्दों में हाइजेनबर्ग कह गए कि किसी गतिमान इलेक्ट्रॉन की स्थिति एवं संवेग की गणना एक साथ संभव नहीं है। अब देखिए बेटा उन्होंने ऐसे क्यों कहा, क्योंकि ये बात नील्स बोर्स कह रहे थे कि भाई इलेक्ट्रॉन स्पेसिफिक कक्षाओं में घूमते हैं, जो गतिमान इलेक्ट्रॉन होता है उसकी वेलोसिटी होती है। उन्होंने MRV करके उसका एंगुलर मोमेंटम निकाला कि गतिमान इलेक्ट्रॉन में MBR एंगुलर मोमेंटम होता है जो NH/2 के बराबर होता है। उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है कि जो इलेक्ट्रॉन गतिमान है उसकी पोजीशन और वेलोसिटी को हम एक साथ कैसे निर्धारित कर लेंगे। ये बात कौन कह रहे थे, नील्स बोर कह रहे थे कि निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, स्पेसिफिक कक्षाओं में, और उसका मोमेंटम होता है, उसका एक निश्चित रेडियस होता है, और हम पोजीशन बता रहे थे कि ये पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन, ये दूसरी कक्षा में होगा, ये तीसरी में होगा, ये चौथी में होगा। उन्होंने कहा ये तो संभव ही नहीं है। उन्होंने ऐसे क्यों कहा? हाइजेनबर्ग ने क्या किया, हाइजेनबर्ग ने एक फाइन माइक्रोस्कोप के द्वारा, फाइन इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप के द्वारा ये जानने की कोशिश की कि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन कहां पर होता है, उसकी पोजीशन जानने की कोशिश की। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक फाइन इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप लिया, फाइन इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप लिया, जिस ये आप जानते हैं इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप अगर हम बनाएंगे तो यहाँ आंख से हम देखेंगे इस तरीके के माइक्रोस्कोप का हमारा ये करके डायग्राम होता है और लेंस लगे होते हैं इस तरीके से। उन्होंने क्या किया, यहां से उन्होंने कोई एटम यानी परमाणु सेंटर में, इसको मैं ध्यान से दिखा रहा हूं, उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन इस परमाणु, इस नाभिक के चारों ओर क्या लगाता है, चक्कर लगाता है। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन किसी पोजीशन में जब वो देख रहे थे तो यहां पर था इलेक्ट्रॉन, ठीक कहां पर आया, उनके माइक्रोस्कोप से जब उन्होंने देखा तो उन्होंने पाया कि इलेक्ट्रॉन ये आया होगा, इलेक्ट्रॉन इधर से घूम करके आया, उन्होंने देखा इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है न्यूक्लियस के बाहर, कक्षा में क्या लगा रहा है, चक्कर लगा रहा था। ये उन्होंने इलेक्ट्रॉन की यहां से ठीक नाभिक के सीध से माइक्रोस्कोप के द्वारा उन्होंने देखा, ये पोजीशन देखी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में यूं चक्कर लगा रहा है। लेकिन जैसे ही उन्होंने इस पर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डाली, यानी कोई प्रकाश डाला, यानी कोई पुंज डाला, अकॉर्डिंग टू क्वांटम डाला, जिसे कह सकते हैं क्वांटम, आप तो हम ये कहेंगे पैकेट के रूप में होती है। ये जो लाइट्स होती हैं सब किसके रूप में होती है, फोटोन्स के रूप में होती है, और जिसको हम जानते हैं E=hc/λ, E प्लांक के अकॉर्डिंग hc/λ का प्रकाश यानी फोटोन उन्होंने जब इलेक्ट्रॉन पे डाला, जब तो इलेक्ट्रॉन नॉर्मल उसमें था वो तो ठीक है, लेकिन जैसे ही उन्होंने फोटोन इसके ऊपर डाला तो क्या देखा उन्होंने कि ये इलेक्ट्रॉन का जो पाथ है, इलेक्ट्रॉन का पाथ बदल गया और अब इलेक्ट्रॉन दूसरे पाथ पे गति करने लग गया। उस पाथ पे उनको इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाई दिया
और इलेक्ट्रॉन, आप जानते हैं कि इट मींस इलेक्ट्रॉन ने ये फोटोन से ऊर्जा ली और ऊर्जा लेकर के एक्साइटेड हो गया, ऊर्जा लेकर के एक्साइटेड हो गया और इलेक्ट्रॉन ने अपना पाथ बदल दिया और ये जो पाथ था उसका वो एक्साइटेड पाथ हो गया, उत्तेजित पाथ हो गया। इलेक्ट्रॉन ने फोटोन से ऊर्जा ली और अपना पाथ बदल दिया। तो इट मींस क्या हुआ, देखिए पोजीशंस का पता लगाएंगे। जब उन्होंने पोजीशन देखी तो वेलोसिटी का पता नहीं था, लेकिन अगर वो वेलोसिटी देखने के लिए आ जाएंगे कि अब इलेक्ट्रॉन यहां है माना, तो अब की बार उनको पोजीशन नजर नहीं आएगी। इट मींस इलेक्ट्रॉन ने अपनी क्या कर दी, पोजीशन बदल दी, पोजीशन बदल दी। वेलोसिटी तो वही है कि मतलब इट मींस वो क्या है, वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगा रहा है। वृत्तीय कक्षा में जो भी एनर्जी वो लेगा उस एनर्जी से वो वृत्तीय कक्षा में एक से दूसरे में जाएगा, वहां पर भी नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाएगा। लेकिन देखिए जैसे उसने फोटोन लिया, फोटोन लेते ही उसकी पोजीशन बदल गई, उसकी पोजीशन बदल गई। अब यदि आप उसकी स्थिति को देखना चाहेंगे तो वेलोसिटी का कंसर्न नहीं कर पाएंगे, क्लियर नहीं कर पाएंगे। और अगर वेलोसिटी को देखना चाहेंगे तो उसकी स्थिति का पता नहीं लग पाएगा कि आप कहाँ हैं, इलेक्ट्रॉन कौन सी जगह। तो इसलिए उन्होंने कहा कि भाई ये कहना संभव नहीं है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर किसी निश्चित वृत्तीय कक्षा में ही चक्कर लगा रहा होता है और भी वेलोसिटी से चक्कर लगा रहा होता है। यदि आप इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को डिफाइन करने के लिए जाएंगे तो वेलोसिटी निर्धारित नहीं कर पाएंगे, और अगर वेलोसिटी को देखने जाएंगे तो उसकी पोजीशन नहीं बता पाएंगे। ये हाइजेनबर्ग ने कहा। और इलेक्ट्रॉन, हम यही तो देखते हैं कि कोई भी परमाणु नॉर्मल कंडीशन में तो इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षकों में होते हैं, लेकिन जैसे ही मतलब हम इलेक्ट्रॉन को बाहर से एनर्जी मिलती है किसी सोर्स से, तो वो एक्साइटेड होकर के चला जाता है। तो फिर उसकी पोजीशन का पता कैसे लग पाएगा, वो तो वृत्तीय पथ पर क्या कर रहा है, गति कर रहा है एनर्जी को लेके। इसके लिए उन्होंने एक इक्वेशन दी, उनकी इक्वेशन थी डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इंटू है बेटा, यहां ध्यान रखना, इंटू डेल्टा पी इजिकल टू और ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई। ये हाइजेनबर्ग ने अपनी एक इक्वेशन दी कि भाई ये इलेक्ट्रॉन के लिए वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाने की एक इक्वेशन दी। उन्होंने कहा डेल्टा एक्स इंटू एक्स पी इज इक्वल टू और ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई, या तो बराबर होगा या एच अपॉन 4 पाई के बराबर होगा। अब 4 पाई किस हिसाब से दिया, जैसे प्लांक ने एच अपॉन 2 पाई दिया, उन्होंने 4 पाई की इक्वेशन निकाली। ठीक है बेटा, यहां पर डेल्टा एक्स क्या बताता है, डेल्टा एक्स बताता है अनसर्टेनिटी इन पोजिशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अनिश्चितता। डेल्टा एक्स से क्या डिनोट किया हमने, डेल्टा एक्स डिनोटेड अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, पोजीशन किसके, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को डिफाइन करता है। डेल्टा पी किसको डिफाइन कर रहा है हमारा, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, या मोमेंटम कर देते हैं, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी डेल्टा एक्स अनसर्टेनिटी इन पोजीशन बताएगा, डेल्टा पी अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा है। उन्होंने एक इक्वेशन दी, अर्थात वो क्या कंक्लूजन पे पहुंचे, उन्होंने कहा यदि किसी वृत्तीय पथ पर गति करते हुए इलेक्ट्रॉन की आप किसको स्थिति, पोजीशन एक्स, अगर उसकी स्थिति को सही निर्धारित कर दें तो उसके संवेग में अनिश्चितता आ जाती है। यदि इलेक्ट्रॉन की स्थिति का सही निर्धारण किया जाए तो डेल्टा पी यानी अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, उसके संवेग में अनिश्चितता आती है। और यदि आप उसके संवेग को सही यानी वेग को सही निर्धारित करेंगे तो उसकी स्थिति यानी डेल्टा एक्स अनसर्टेनिटी इन पोजीशन यानी उसकी स्थिति में अनिश्चितता आ जाती है। अर्थात दोनों को एक साथ सही निर्धारित करना असंभव है। और देखिए अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के आने से बोर मॉडल का जो निश्चित स्पेसिफिक कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की गति की जो बात आई थी और उन्होंने कहा था कि वेलोसिटी और स्थिति दोनों चीजों का पता लग रहा था, ये एक ड्रॉबैक निकल करके आया कि ऐसा तो संभव है ही नहीं कि इलेक्ट्रॉन एक स्पेसिफिक पाथ पे गति कर रहा हो और हम उसकी एक ही टाइम में उसकी स्थिति भी और वेलोसिटी को भी बता दे, ये संभव नहीं है। ये हाइजेनबर्ग ने कंफर्म करा और हाइजेनबर्ग के कंफर्म करने के बाद ये क्लियर हो गया कि दोनों चीज को एक साथ यथार्थ रूप से निर्धारित करना संभव नहीं है। अर्थात फिर क्या कंडीशन होगी इलेक्ट्रॉन की, अगर ऐसा संभव नहीं है
ये नोट कर ले बेटा पहले आप। अर्थात हाइजेन के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन होगा नाभिक के चारों ओर, उसका जो पाथ आपको नील्स बोर ने बताया कि इस तरीके से इस पाथ पे इलेक्ट्रॉन घूमेगा, वृत्ताकार का सर्कुलर पाथ पे घूमेगा। उसने कहा भाई ये पाथ ऐसा पाथ नहीं है, इलेक्ट्रॉन लगातार एक जैसी कंडीशन में नहीं घूम रहा होता है। इलेक्ट्रॉन कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, मतलब इलेक्ट्रॉन इस तरीके से गति कर रहा होता है। कोई जरूरी नहीं कि वो एक निश्चित पाथ सीधी रेखा जैसी पाथ में क्या कर रहा होगा, गति कर रहा होगा। इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से कहीं पर भी गति कर सकता है, कहीं पर भी एनर्जी लेगा ऊपर भाग जाएगा, एनर्जी नहीं लेगा नीचे आ जाएगा। इट मीन्स उसका जो ये पाथ होगा ये बिल्कुल सीधा ना होकर के, इट मीन्स उसका कहने का मतलब क्या होगा, बिखरा सा पाथ होगा। कैसा पाथ होगा वो, इस तरीके से बिखरा हुआ सा पाथ होगा। इलेक्ट्रॉन सीधे पाथ में गति नहीं करेगा। मैंने आपको डॉटेड लाइन में दिखाया, इट मीन्स वो जो पाथ आप देखेंगे नाभिक के बाहर, वो कुछ इस तरीके का पाथ होगा। वो कोई जरूरी नहीं है कि वो पाथ बिल्कुल आपके पास एक सीधे खींची हुई सर्कुलर रेखा हो, ऐसा नहीं होगा। वो ये जो पाथ होगा इलेक्ट्रॉन की गति के कारण कभी अप कभी डाउन, वो इस तरीके से बिखरा बिखरा सा पाथ दिखाई देगा। थोड़ा थोड़ा सिमिलर होगा गोल ही, लेकिन थोड़ा थोड़ा सिमिलर होगा, लेकिन एग्जैक्ट नहीं होगा। उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से नाभिक के चारों ओर गति करता है, न कि बिल्कुल ऐसे सर्कुलर मूवमेंट में। और जब ऐसा करेगा तभी तो उसकी स्थिति का पता नहीं लगेगा। अगर वेलोसिटी पता करेंगे, वेलोसिटी का पता नहीं लगेगा। अगर पोजीशन का पता करेंगे, इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेकर के, ऊर्जा लेकर के इस रूप में गति करता है, बिखरे बिखरे से पाथ के रूप में क्या करता है, गति करता है। ये था बेटा हाइजेनबर्ग का। तो वीडियो को बार बार देखिए, आप नोट करिए। और डी ब्रोगली इक्वेशन और हाइजेनबर्ग की ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्पज से। इसे ढंग से आप देखिए, वीडियो को शेयर कीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए अपने। थैंक यू।